So again, hello and welcome guys. तो पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज कंसर्न टू द चैनल कि आप देख सकते हो। यूनिट वन हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। हम बात कर रहे थे बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर, बिजनेस स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट के ऊपर। और आज हम हमारा काम है यूनिट टू को स्टडी करना। तो यूनिट टू को स्टडी करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि हमने पिछले कंसेप्ट जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन था। हमने पिछले कंसेप्ट में दो चीजें पढ़ी थी, आपको याद अगर हो। एक था इंटरनल और एक था, एक मिनट, यस, यूनिट टू, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल जैसे हमने एग्जाम का एग्जांपल लिया था, एक एग्जाम का जी। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जिसमें हमारा कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे रिसोर्सेज, जिसको हम अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं, उसको परफॉर्मेंस इनहेंस कर सकते हैं। पर इन केस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हो गया कि एग्जाम्स की डेट या कंडीशन ऑफ एग्जाम्स या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करती है उसके डिले या कुछ भी इस टाइप की चीजें जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो जो यूनिट टू है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। यानी कि जो हमने एक इंटरनल इन्वायरमेंट बस एक टर्म पढ़ा था, यूनिट टू उसके ऊपर पूरा ही है। और जो यूनिट थ्री है वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जो फर्स्ट दो टर्म्स पढ़े थे हम, आगे के यूनिट उसके पे ही हैं। और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मतलब बेसिकली कंपनी में क्या स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सब चीजें। और स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है। तो आप कुछ चीज से रिलेट कर सकते हो, जैसा हमने एक स्टेप्स बताया था, आप याद करोगे तो, कि ये हमारा इन्वायरमेंट जिससे डिपेंड करता है क्या चीज़ है, ये हमारा स्ट्रेटेजी। बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। और ये हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट स्टेप था हमारा इम्प्लीमेंटेशन का, और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी तक हम एक स्टेप वाइज मैनर में चल रहे हैं। सो अब हम यूनिट टू को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, काफ़ी डिस्कशन हो गया ऑलरेडी। ओके, सो यूनिट टू स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यूनिट टू बेसिकली हमें सिखाता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ फिल्म। जिसको फिल्म का मतलब नहीं पता, बेसिकली कंपनी को हाई फाई लैंग्वेज में फिल्म बोलते हैं। इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कोई एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसमें कि लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि लोग एक तो मतलब अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, हायरार्किकल मॉडल फॉलो करते हैं, कोई भी मॉडल फॉलो करते हैं, उसको हम लोग फर्म बोलते हैं। तो ये फर्म हम अभी आने वाले हर जगह में फर्म यूज करने वाले हैं rather देन कंपनी। बिकॉज कंपनी थोड़ा सा ज्यादा कॉर्पोरेट साउंड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा बहुत मतलब वो कंपनी की तरह साउंड नहीं करता। तो मैंने एक फर्म चुना है, तो ये इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो डेफिनेशन क्या होता है? सो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ फर्म रेफर्स टू ऑल फैक्टर्स लाइक रिसोर्स, कैपेबिलिटीज जो हमने डिस्कस किया था, प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कंट्रोल कर सके, दैट इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एकदम अलग है, जिसको जो जो वो जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट इज की कंपोनेंट। की कंपोनेंट में हम आते हैं, की कंपोनेंट क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट के। इंटरनल इन्वायरमेंट के की कंपोनेंट क्या होता है? रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम या कोई कंपनी है, उसके अपने रिसोर्सेज है। अब वो अपने एसेट्स को तो मैनेज कर सकता है ना, दैट इज इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। इट्स कैपेबिलिटी, कि वो कितना कैपेबल है, कि उसकी एबिलिटी को, रिसोर्स को कितनी इफिशिएंटली वो यूज कर सके। उसका कल्चर, कि उसमें जैसे गूगल के वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो शेयर्ड वैल्यू, बिलीव्स, कुछ नॉर्म्स होंगे उनके जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करे, जिससे क्या है कि उसके और इंटरनल इन्वायरमेंट में वो काम कर सकते हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोसेसेस लाइक वर्क फ्लो सिस्टम दैट गाइड ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग को जो गाइड कर सके, प्रोसेस को बेसिकली पूरा वर्क फ्लो सेटअप करना, सिस्टम सेटअप करना, जिसमें कि अपना वही गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। सो अंडरस्टैंडिंग एंड लिवरेजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल। जैसा मुझे पता है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एसेट्स। क्या होते हैं? अब हम रिकॉग्निशन ऑफ फर्म्स इंटेलेक्चुअल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल एसेट्स बेसिकली वो इनटेंजिबल रिसोर्स दैट प्रोवाइड फर्म अ यूनिक एडवांटेज। लाइक अगर एक कंपनी को कुछ ऐसी चीज है जो कंपनी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुना है आपने? आईपी। आईपी क्या होता है? बेसिकली एक आईपी मतलब आप किसी भी चीज पे पेटेंट ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। जस्ट लाइक दैट, अगर आपका एसेट कुछ इस टाइप में है जिसमें आप पेटेंट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास आईफोन का एग्जांपल है। आईफोन से सबसे अलग क्या है उसमें, सबसे यूनिक क्या है उसमें? उसका यूनिक एडवांटेज है यूजर का एक्सपीरियंस, उसकी उसकी क्वालिटी। तो यही उसका इंटेलेक्चुअल एसेट है। मतलब वो उसकी वो रिसोर्स, वो इनटेंजिबल रिसोर्स जिसको कोई कॉपी ना कर सके,
जो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एसेट्स। दे इंक्लूड नॉलेज, स्किल्स, इनोवेशन एंड रिलेशनशिप विद इनहेंस दैट आर इनहेंस्ड कॉम्पिटिटिवनेस, जो कॉम्पिटिटिव्स को इनहेंस करता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जैसे स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गया, एक्सपर्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन कैपिटल में आती है। ये सारी चीजें आपको ये वो एसेट्स है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, इनटेंजिबल है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आप इसको अपने बिजनेस में या अपने फर्म में यूज कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में। आपके एम्प्लॉयज कितने अच्छे से, जैसे गूगल के एम्प्लॉयज अच्छे रहते हैं, एप्पल के एम्प्लॉयज, जो बड़ी मैन कंपनीज के एम्प्लॉयज भी, उनका नॉलेज भी अच्छा होता है, उनका स्किल भी अच्छा होता है, उनकी एक्सपर्टीज भी अच्छी होती है, तो उनका ह्यूमन कैपिटल काफी स्ट्रॉग है। तो ये चीज उनसे आपको नॉर्मल कंपनी जो इधर आसपास की कंपनी है वो उनको टक्कर क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि उनमें उस लेवल के ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। इंपॉर्टेंस क्या है? इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एग्जांपल, हाईली स्किल्ड फोर्स एट गूगल, जिसमें मैंने बताया, दैट कंट्रीब्यूट इनोवेशन एंड मार्केट लीडरशिप, इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल, refers to the system, process and database that stores the share organizational knowledge। मतलब एक वो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। इट्स नॉट लाइक डेटाबेस, तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं नहीं नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है, ये तो आपके ह्यूमन कैपिटल से, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। हेल्प्स टू प्रिजर्व नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में हेल्प करे या कंट्रीब्यूट करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स और पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज, आपके पास कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, पेटेंटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा ना। जैसे मेरे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उससे मेरे पास कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो मेरे को ऐसी चीज हो गई जो और बाकी यूज नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। अपने मान लो कोई कोई मशीन हो गई या ऐसा कुछ मशीन जो मैंने खुद से पेटेंट करवाई है इस बस इस पर्टिकुलर काम के लिए, और बाकी कोई किसी के पास वो मशीन नहीं होगी, तो मैं उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा उसमें। थर्ड इज सोशल कैपिटल। तीन चीजें होती है, ह्यूमन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, बस। सो इंटेलेक्चुअल सोशल कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द सोशल, मतलब रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए। अगर आपने बहुत साल लगा के कस्टमर्स के साथ अपना सोशल कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया, सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग किया, अपने पार्टनर्स के साथ अपना बेसिकली रिलेशनशिप स्टेबल किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, तो एक नया प्लेयर आता है, उनको ये सब करने में सालों लग जाएंगे, पर आपने इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रैक किया हुआ है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग होता है, वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आएगा, वो बिक जाएगा मार्केट में। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रैक करना, ये होता है एक्सपीरियंस लोग जो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, ऑब्वियसली builds network that enhance market opportunities, जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस और पार्टनरशिप विद की सप्लायर्स, हम पार्टनरशिप करते हैं, उसका एग्जांपल है। व्हाई इंटेलेक्चुअल एसेट्स मैटर, क्यों मैटर करता है? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मिटिगेट। इट मींस मिटिगेट मींस लाइक कोई कॉपी नहीं कर सकता इसको, मेकिंग देम सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। क्रिएट वैल्यू बियॉन्ड फिजिकल एसेट्स, मतलब आपको फिजिकल एसेट्स के बियॉन्ड भी आपको एक वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कोर कॉम्पिटेंस। ओके, कोर कॉम्पिटेंस इज अ रूड एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। क्यों? कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली क्या है? वही है जो मैं आपको बताया, एक यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दैट प्रोवाइड्स कंपनी विद कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। अब खुद सोचो ना, कोर कॉम्पिटेंस यानी कि आप में ऐसा क्या है जो किसी में नहीं है। ओके, तो इट डीपली एम्बेडेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव टू रेप्लिकेट, मतलब इसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है। तो इसमें चार चीजें होती है, वी, आर, आई, एन, ऐसा बोल सकते हो, या तो ऐसे याद कर लो। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कोई सिग्निफिकेंट कस्टमर वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। रेयर यानी कि कुछ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन में है आपके। इमिटेबल यानी कि टेबल मतलब जैसे कि डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी, मैं आपको बताया था यहाँ पर, डिफिकल्ट टू कॉपी। और नॉन सब्स्टिटेबल, सब्स्टिट्यूटेबल मीन्स ऐसी चीज है जो इसको जल्दी को सब्स्टिट्यूट ना कर सके। इन सब चीजों में अगर आपके पास है ये सब चीजें, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गूगल एप्पल का कोर कॉम्पिटेंस क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अमेजोन का क्या है? अमेजोन का लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स अमेजोन का सबसे तगड़ा है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है। दैट्स व्हाई अमेजोन अभी लीड कर रहा है, amazon.com जो भी ई कॉमर्स है। और एप्पल का प्रोजेक्ट डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस हम सब जानते हैं, ये उनके कोर कॉम्पिटेंस है, ये उनका कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये उनका वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, इनइमिटेबल भी है, और सब्स्टिट्यूटेबल नॉन सब्स्टिट्यूटेबल भी है, कि इसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता। अब कैसे एक कोर कॉम्पिटेंस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ावा देता है, वो समझते हैं हम। हाउ, कैसे? तो प्रोवाइड्स इनेबल फर्म्स टू डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स। एक होता है कस्टमर वैल्यू,
आपने पढ़ा होगा कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। तो जब जितना कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रपोजिशन मिलेगा, उतना कस्टमर खुश होगा, उतना आपसे वो चीजें खरीदेगा। प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड मार्केट लीडरशिप। ओके। सपोर्ट्स डेवलपमेंट इन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डन। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड करती हैं हमें क्या, कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। ओके। सोर्स ऑफ सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है बेसिकली? तो द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड व्हेन द कंपनी और फर्म कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली लीड कर रही हो, outperforms competitors over a time due to unique resources, capabilities and strategies to that is hard to applicate। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसी कोई कंपनी आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अभी चैट जीपीटी देख लो आप। चैट जीपीटी कैसे लीड कर रही है हर जगह। चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई मान लो, तो ओपन एआई एकदम से क्या हुआ, एकदम से आई बूम कर गई। तो अभी भी वो सबसे टॉप पे है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो आपको मिल रहा है एक कंपनी के थ्रू, जो आप एक लॉन्ग टाइम में, ओवर अ टाइम में आप हमेशा आउट परफॉर्म कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से, ड्यू टू कुछ यूनिक रिसोर्सेज की मदद से, या कैपेबिलिटीज की मदद से, या स्ट्रेटेजीज की मदद से, और जिसको रेप्लिकेट करना मुश्किल हो। ये सब चीजें ऐसी होती है जो आपको एक लॉन्ग रन में हेल्प करे, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें आपका चार होता है, VRIO: वैल्यूएबल, रेयर, इनिमिटेबल इनिमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड। ये चार चीजें होती है, फ्रेमवर्क होते हैं बेसिकली। वैल्यूएबल मतलब सेम चीज हमने ऊपर डिस्कस किया था, रिसोर्स ऑफ द फ्रेम जो क्रिएट वैल्यू, कस्टमर को वैल्यूएबल क्रिएट कर सके। रिसोर्सेज जो आपके पास यूनिक हो या मार्केट में बहुत कम मिलता हो, ऐसी चीजें जो डिफिकल्ट टू कॉपी हो। ऑर्गेनाइज मतलब आपका स्ट्रक्चर इतना तगड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल एडब्ल्यूएस का एग्जाम्पल ले लो आप। एडब्ल्यूएस का अभी भी मार्केट में कितने परसेंट, कितने लोग हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एज्योर करती है, ओरेकल करती है, पर एडब्ल्यूएस का शेयर उसमें से शायद 60 to 70% है। अब समझो अकेले एडब्ल्यूएस का शेयर 60% पूरे क्लाउड के मार्केट में है, तो एडब्ल्यूएस ने किसा क्या किया, उसको फर्स्ट मूविंग एडवांटेज मिल गया। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज मतलब जब जब उसने अपना एडब्ल्यूएस लॉन्च किया ना, तो मार्केट में कोई प्लेयर नहीं था, उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। उसने किसी को, एडब्ल्यूएस ने किसी को बताया भी नहीं था कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उसने बैकएंड में किया और एकदम से डिप्लॉय कर दिया, एकदम से मार्केट में ले आया। तो जो कंपटीशन था उसको आने में ही, उस समय वहां तक आने में ही कितने टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, तब तक वो एडब्ल्यूएस बहुत आगे निकल चुका था। दिस वाज द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एडब्ल्यूएस। वो उसको सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और इनोवेशन, जैसे एडब्ल्यूएस एग्जांपल है तो एक इनोवेटिव, एक नया प्रोडक्ट था उसका, सर्विसेज, प्रोसेस, उन्हें सब मिला। जैसे टेस्लास इनोवेशन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, ये उसका इनोवेशन था। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड ब्रांड दैट एक्ट्स एज अ डिफरेंशिएटर। ठीक है, लाइक कोका कोला का ब्रांड जो कि लॉयलिटी पे काम करता है और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है उसको। ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप मतलब वो चीज आप या तो सबसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अपने कॉस्ट को कम कर दो, अचीविंग कॉस्ट एडवांटेज थ्रू इफिशियंसी इन स्केल। अब जितना स्केल करो कि आपकी कॉस्ट कम पड़ जाए, तो क्या है, बाकी लोग 10 में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हो या 8 में बेच रहे हो, तो आपका कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी कमी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट्स एबिलिटी टू ऑफर लो प्राइसेस ड्यू टू इट्स सप्लाई चेन इफिशियंसी। उसकी सप्लाई चेन इतनी बेटर है कि वो सब चीजें लो प्राइस में आपको प्रोवाइड कर सकती है वॉलमार्ट। फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंशिएशन। या तो आप कुछ यूनिक सा करो, यूनिक फीचर डालो, या कुछ क्वालिटी या यूजर एक्सपीरियंस में कुछ अलग करो। जैसे नाइकी फोकस करता है इनोवेशन और इमोशनल ब्रांडिंग पे, ये नाइकी का डिफरेंशिएशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अ स्ट्रॉन्ग एडेप्टिव कल्चर फॉस्टर एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड इनोवेशन। जैसे गूगल का कल्चर क्रिएटिविटी कोलैबोरेशन पे फोकस करता है, उसका कल्चर ही ये है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन करो आप। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक एज, सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और कैपेबिलिटीज बेस्ड अप्रोच क्या होते हैं। ये दो चीज हमें पढ़नी है टू स्ट्रेटेजी में, बिजनेस अप्रोच और कैपेबिलिटीज बेस्ड अप्रोच। तो बिजनेस अप्रोच क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस, तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मीन्स एक वर्कफ्लो। वर्कफ्लो ये एक सिस्टम ऑफ एक्टिव एंड एक्टिविटीज यूज टू डिलीवर प्रोडक्ट थ्रू सर्विसेज। मतलब एक वर्कफ्लो आपके आपके फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर एक वर्कफ्लो, एक सिस्टम कितना बेटर स्टेब्लिश्ड है आपका। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे इफिशियंसी बढ़ती है, क्वालिटी हाई होती है आपकी प्रोडक्ट की, फास्टर डिलीवरी आप दे सकते हो। एग्जाम्पल, टोयोटाज लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंश्योर्स इफिशियंसी एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्शन। दिस इज द थिंग जो हमें बिजनेस प्रोसेस समझाता है। बिजनेस प्रोसेस हमें ये समझाता है कि हम अपने वर्क फ्लो को, अपने सिस्टम को, अपने पूरे कैरेक्टर, अपने पूरे बेसिकली वही फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सके, बेटर कर सके। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटीज बेस्ड अप्रोच। ये बोलता है आपको कि दिस अप्रोच फोकस ऑन बिल्डिंग एंड लिवरेजिंग कंपनीज यूनिक एबिलिटी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे इसमें देखो क्या
टर्म समझ में आ रहा है, कैपेबिलिटीज बेस्ड अप्रोच, यानी कि वो अप्रोच जो कैपेबिलिटी पे बेस्ड हो। तो अपने यूनिक कैपेबिलिटीज पे काम करो ना, जो आपके पास यूनिक है। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज क्या होती है? कंपनी कैपेबिलिटी टू यूज रिसोर्स इफिशिएंटली या इफेक्टिवली टू अचीव इट्स गोल्स। ये उसकी कैपेबिलिटी है, आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको सबसे बेस्ट तरीके से यूज करो। द कंपनीज एबिलिटी टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट प्रोडक्ट्स ग्लोबली, ये उसकी कैपेबिलिटीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस कैपेबिलिटी क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वही जरूरी है। ठीक है, और कंपनी अडॉप्ट कर सकता है मार्केट के कंडीशंस को। आज मार्केट में आपका आपकी जगह नहीं है, कल को मार्केट चेंज होता है तो आप उसके लिए तैयार रहो। जैसे ही चेंज होता है आप उसमें थोड़ा बहुत अपनी कंपनी में चेंजेस करो, कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस करो, क्या पता वो हिट कर जाए, वो सही चीज है और आपका प्रोडक्ट फ्लाई हाई हो जाए। बेसिकली यही चीजें होती है इनोवेशन में। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके लिए? सबसे पहले पहचानो तो आपकी कोर कैपेबिलिटीज क्या है। हम बात कर रहे हैं कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच की, तो पहले तो पहचानोगे ना कि आपकी कोर कैपेबिलिटीज क्या है। तो आपने एक बार पहचान लिया कि मेरा इनोवेशन कोर कैपेबिलिटी है या कस्टमर सर्विस मेरा कोर कैपेबिलिटी है, तो एक बार आपने समझ लिया, फिर आप अपने कोर कैपेबिलिटीज को अलाइन करो मार्केट अपॉर्चुनिटीज से कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है, और उसके हिसाब से मैं अपने कैपेबिलिटीज को अलाइन कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरा बिजनेस आज पूरा मैनुअल चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आने वाला टाइम एआई का है, तो मैं आज से ही कुछ इनोवेशन अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसी कुछ इफेक्टिव चेंजेस करूंगा। जैसे एआई इंजीनियर्स को हायर किया, अपनी चीजों को ऑटोमेट किया, तो मैं आगे फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो ये मैं अलाइन कर रहा हूँ मार्केट अपॉर्चुनिटीज को अपने कैपेबिलिटीज से, और कंटिन्यूसली डेवलप एंड रिफाइन कैपेबिलिटीज। अब जैसे कुछ भी हुआ, अब मैं कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा हूँ, अपनी कैपेबिलिटीज को रिफाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन का लॉजिस्टिक सिस्टम, जो अमेजोन की डिलीवरी सिस्टम है, उसकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इनेबल इट टू लीड द ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। दोनों में अमेजोन अभी लीड पे है, ई कॉमर्स में भी है और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है। ये अमेजोन के स्टेप्स थे, उसने समझा। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स इसके बहुत सही है। बेनिफिट्स वही है, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंजेस, यदि कोई भी चेंज होता है अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो एक इफेक्टिव वे में। बिल्ड्स रेजिलिएंट एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका पूरी चीज का कंक्लूजन। और इसी के साथ हमारा, अब देख सकते हो, एक यूनिट 2 भी हमने खत्म कर दिया। हमने रिकॉग्निशन पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअल एसेट्स के कोर कॉम्पिटेंस पढ़ लिया, रूट ऑफ एडवांटेज पढ़ लिया, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सस्टेन्ड एडवांटेज पढ़ लिया, बिजनेस प्रोसेसेस पढ़ लिए, कैपेबिलिटी अप्रोच टू स्ट्रेटेजी पढ़ लिया। हमने यूनिट 2 खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म होगा। और इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज कमेंट करें कि आपको क्या पसंद आया इसमें। और अगर नोटिफिकेशन चाहिए नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की, तो यू मे सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।